वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से आ जाइए। 2 मिनट वेट करते हैं सबका। एक सेकेंड एवरीवन, अभी क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हियर आई एम आशीषिका गुप्ता, योर यूजीसी पेपर 2 फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये आपके सोशल मीडिया के चैनल्स हैं। इनको आप ज्वाइन करिए। कोई भी न्यू अपडेट होगी वो आपको इजीली मिल जाएगी, राइट? सो एक बहुत ही अच्छे और शानदार कोट के साथ हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, नो वन कैन डू इट फॉर मी। है ना? कितना इस लाइन में कितना ज्यादा एक पावर है ना? कितना एक हाइट पावर है। अगर इसको समझो, आई कैन, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, मैं ही अपनी खुद की लाइफ क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ। कोई भी इसमें मेरा साथ नहीं दे सकता। नो वन कैन डू इट फॉर मी। कोई भी ये हमारे लिए नहीं कर सकता, क्योंकि जो आप अपने लिए खुद करोगे वो दूसरा कैसे कर लेगा आपके लिए? बस आपको आपकी हेल्प कर सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। चलना तो आपको है ना, उस पे मंजिल में बढ़ना तो आपको है। सिर्फ हम आपको क्या बता सकते हैं? राइट पाथ बता सकते हैं। चलना कैसे है ये बता सकते हैं, पर चलना तो आपको ही है। इसलिए तो कहते हैं ओनली आई कैन चेंज माई लाइफ, ओनली ऑन आई कैन। है ना? सो अच्छी सी एक स्माइल दे दो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्माइल, बिग स्माइल करो, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है? ऑलवेज स्माइल। यस, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर्स वगैरह के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। अब इकोनॉमिक फैक्टर्स जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, प्राकृतिक संसाधन। सबसे पहले क्या है आपका? नेचुरल रिसोर्सेज।
तो प्रिंसिपल फैक्टर्स जो होते हैं अफेक्टिंग डालते हैं डेवलपमेंट पे, ठीक है। और इकोनॉमी इज द नेचुरल रिसोर्स और लैंड, इकोनॉमी के अंदर एक नेचुरल रिसोर्सेज है लैंड वगैरह, तो लैंड हम यूज करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज फर्टिलिटी के, उसी से तो हम लोग जो भी उपजाऊ चीजें करते हैं उसी पे तो करते हैं। लिखा है ना, अर्थव्यवस्था के विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक प्राकृतिक होती है ना। संसाधन या जमीन, अर्थशास्त्र में उपयोग किए जाने वाले भूमि में प्राकृतिक संसाधन शामिल है, जैसे कि भूमि की उपता, इसकी स्थिति की और संरचना हो गई, वन संपदा हो गई, खनिज हो गई, जलवायु हो गई, जल संसाधन हो गया, है ना। इस पे क्या कर, भूमि की जो उर्वरता है उसमें क्या कर रहे हैं, ये सब आप संरचना कर रहे हैं ना। समुद्री संसाधन हो गया आदि के लिए आर्थिक विकास, बहुतायत, प्राकृतिक संसाधन का अस्तित्व आवश्यक है, जैसे कि सिचुएशन एंड कॉम्पोजिशन होता है, फॉरेस्ट वेल्थ, मिनरल्स, क्लाइमेट, वाटर रिसोर्सेज, सी रिसोर्सेज एक्सेट्रा। फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एग्जिस्टेंस जो होती है आपकी नेचुरल रिसोर्सेज की, वो बहुत जरूरी होती है हमारे प्राकृतिक संसाधन के अंदर, हमारी इकोनॉमिक के फैक्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फैक्टर नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। कितनी चीजें हमें नेचुरली मिल जाती हैं, देखते हो आप भगवान ने क्या चीज, देखो जिस समय सर्दी होनी है आपको पता है उसी टाइम सर्दी होनी है, जब गर्मी का सीजन है गर्मी होनी है। सबसे बढ़िया और शानदार एग्जाम्पल है, देखो सन होता है, सनराइज होता है, सनसेट होता है। कभी आपने देखा है कि वो ये बोलता है कि अरे यार नहीं आज रहने देते, आज आलस आ रहा है, आज नहीं उठेंगे, आज नहीं आएंगे, नहीं रोशनी देंगे, ऐसा कभी हुआ है? नहीं होता ना। इसलिए तो कहते हैं सूरज की तरह चमको, चमकना है तो सूरज की तरह चमको, तभी तो बोलते हैं ये बात। क्यों बोलते हैं बात कि सूरज की तरह चमकना है तो चमको, ऐसा चमको। कभी देखा है उसको कि बहाना कर रहा है, कुछ कर रहा है? नहीं। तो कुछ चीजें भगवान ने ऐसी बना ही दी हैं कि आप अगर वो नहीं है ना तो फिर कुछ नहीं है ना। अब सप्लाई हो गया, जैसे द अमाउंट ऑफ अ गुड और सर्विस दैट द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू प्रोवाइड, मतलब जो अमाउंट होता है गुड और सर्विसेज का, वो प्रोड्यूसर क्या करता है, प्रोवाइड कराता है विलिंग करने के लिए। सप्लाई जब होगी तो प्रोड्यूसर आर मोर विलिंग टू सप्लाई प्रोडक्ट्स अवे इन ग्रेटर अमाउंट व्हेन प्राइसेस आर हाई, लेस विलिंग टू डू सो प्राइसेस आर लो, है ना। मतलब वही, जब ज्यादा प्राइस हो तो ज्यादा वो पे करता है, कम होता है तो कम पे करता है। अब सेकेंड आता है कैपिटल एक्युमुलेशन, पूंजी का संचय कैसे होता है, जैसे इसमें लिखा है पूंजी संचय, है ना। विकास में दूसरा महत्वपूर्ण आर्थिक कारक क्या है, पूंजी का संचय। सेकेंड इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर इन ग्रोथ इज कैपिटल एक्युमुलेशन, मतलब जो आपकी पूंजी संचय है वो कैपिटल एक्युमुलेशन उसे बोलते हैं। तो कैपिटल एक्युमुलेशन मीन्स क्या होता है, एक तरीके से पूंजी का अर्थ होता है उत्पादक के भौतिक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्य कारकों का भंडार, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का भंडार। जब पूंजी का स्टॉक बढ़ता है, मान लो समय बीतने के साथ, इसे पूंजी संचय या पूंजी निर्माण कहा जाता है, ठीक है। जब आप पूंजी का स्टॉक बढ़ेगा तभी तो जब आपके पास पूंजी बढ़ेगी है तभी तो पूंजी का संचय हो रहा है। संचय होना, समझ रहे हो, पूंजी का संचय होना। इकोनॉमिक फैक्टर्स, रॉ मटेरियल, ठीक है, आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है। रॉ मटेरियल नहीं है तो क्या आपको लगता है हम आगे कुछ काम कर पाएंगे जो हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं हो, ठीक है। उसके बाद आपका लेबर आ जाता है, लेबर के बिना कैसे काम करोगे, कर पाओगे लेबर के बिना काम? नहीं। मार्केट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपकी जो कंपनीज वगैरह हो गई, पैसे के बिना कुछ काम कर पाओगे? नहीं। तो इकोनॉमिक फैक्टर्स में जो ये फैक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो पढ़ने में लग रहा है हाँ बड़ा इजी है ना, पर बाद में पूछना तो गायब कुल। ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन तो होना जरूरी। अब आप चाहे इस चीज में छोड़ो, इकोनॉमी में आप अपनी लाइफ में ऑर्गेनाइज नहीं हो तो कहते हैं कोई चीज आपकी अच्छी नहीं होगी। खाना अच्छे से नहीं बना रहे हो ऑर्गेनाइज करके, कपड़े अच्छे से नहीं आप प्रेस कर रहे हो, या कपड़े नहीं अच्छे से आप फोल्डिंग कर रहे हो, या जो कुछ अपना रूम्स को आप अपने रूम में जो आप पढ़ रहे हो स्टडी टेबल है उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखते हो, कोई किताब यहाँ पढ़िए कोई किताब वहाँ पढ़िए, जब आपको जरूरत है तो आप 4 घंटे उसी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं इन सब चीजों में, कि पहले ढूंढेंगे फिर देखेंगे, तब तो आलस भी आ जाएगा, तब तो पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। राइट, सही बोल रही हूँ ना मैं ये वाली बात। तो ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संगठन विकास प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह किसके सिस्टम उपयोग से संबंधित है, आर्थिक गतिविधियों में उत्पादन के कारक से, ठीक है। संगठन
पूंजी और श्रम का पूरक होता है और मदद करता है। जो संगठन होता है पूंजी और श्रम का पूरक होता है, पूरक, समझ गए? ठीक है। उनकी उत्पादकता बढ़ाने में, आधुनिक आर्थिक विकास में उद्यमी निम्नलिखित प्रदर्शन कर रहा है। एक आयोजक का कार्य और जोखिम और अनिश्चितताओं को पूरा करना होता है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ग्रोथ प्रोसेस। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसका? ग्रोथ को करने का। इट रिलेट करता है ऑप्टिमम यूज ऑफ फैक्टर्स का प्रोडक्शन इन इकोनॉमी एक्टिविटीज में। ठीक है। इकोनॉमी की एक्टिविटीज में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ये रिलेट करता है, इसका ऑप्टिमम यूज करता है। तो ऑर्गेनाइजेशन इज अ कॉम्प्लीमेंट टू कैपिटल एंड लेबर एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में ना, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीजिंग करने में। In modern economic growth, the entrepreneur has been performing the task of an organizer and undertaking this and uncertainty. फोर्थ क्या है? टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, तकनीकी प्रगति। Technological changes are regarded as the most important factor in the process of economic growth. Technological changes are regarded as the most important factor in the process of economic growth. They are related to changes in the method of production, which are the result of some new techniques of research or innovation. Changes in technology lead to an increase in the productivity of labor, capital and other factors. टेक्नोलॉजिकल, अब देखो आपके पास जैसे आप देखते हो, अब बहुत ज्यादा लोग हैं शॉप पे खड़े हैं, ठीक है, अब वहाँ पे लेबर काम कर रही है अपने हाथों से कुछ भी पैकिंग वगैरह करना। वहीं अगर कोई मशीनरी प्रोडक्ट हो जाए, मान लो मशीन हो जाए वहाँ पे, और आपके पास 100 कस्टमर है, आप यूं 10 मिनट में उसको निपटा दोगे। और वहीं आप अगर कोई लेबर आपके पास काम करे तो वो आपको 1 घंटा लग जाएगा उस काम को करने में। तो इसीलिए टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, समझ में आ रहा है? कि सो हो तो नहीं गए आप लोग? वैसे मेरे बच्चे बड़े समझदार है, सोएंगे तो नहीं? हम्म ओके। सो तो नहीं गए? नींद तो नहीं आ रही? क्यों? क्यों बच्चों, नींद तो नहीं आ रही? कहाँ ध्यान है? बोल भी लिया करो कुछ। गॉट इट? ओके, गॉट इट। चलिए, गॉट इट। हाँ, एक सेकेंड रुकना। एक्चुअली कोई गेस्ट आने वाला है अभी, अगर वो आ जाते हैं तो फिर मैं क्लास को भी कैंसिल कर दूंगी, बट अभी तो है टाइम। देखो, तकनीकी परिवर्तनों को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। ठीक है, तकनीकी परिवर्तनों को दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। टेक्निकल चेंजेस आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, दे आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ये रिलेटेड होते हैं कि चेंजेस करने का प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन पहले आप कम करते थे या कुछ एडजस्टमेंट करके करते थे। एडजस्टमेंट, सॉरी क्या बोल रही हूँ, एडजस्टमेंट मीन्स हो गया जैसे कि अगर आपको अच्छा सा कुछ बनाना है बट आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास लेबर नहीं है, अब वही चीज टेक्नोलॉजिकल के प्रोसेस से हो रही है पूरी। तो यहाँ पे आके आप क्या करते हो, जीत लेते हो इन सब चीजों को। टेक्नोलॉजी जो होती है वो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है ना। दे आर रिलेटेड टू चेंजेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन विच आर द रिजल्ट ऑफ सम न्यू टेक्निक्स ऑफ रिसर्च और इनोवेशन। मतलब ये रिलेटेड करते हैं जो मेथड होता है प्रोडक्शन का, उसके रिजल्ट से, न्यू टेक्निक ऑफ रिसर्च और इनोवेशन। ठीक है, अनुसंधान या नवाचार की कुछ नई तकनीकों का परिणाम। प्रौद्योगिकी में परिवर्तन में वृद्धि होती है, श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादकता। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी लीड टू एन इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मतलब जैसे आप कह सकते हैं परिवर्तन, मतलब एक तरीके से इसमें एक नवाचार हो रहा है, एक इनोवेशन हो रहा है, नई नई चीजों का अनुसंधान कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो आप। उसके बाद बोल रहा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन में वृद्धि होती है ना। क्या होती है? इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। अब जब आप चीजों को अच्छा बेहतर बनाना चाहते हैं और टेक्नोलॉजी का आप सहारा ले रहे हैं तो आपके लिए वैसे भी वो बहुत प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, है ना। कैपिटल एंड अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, श्रम पूंजी और उत्पादन के अन्य कारकों की उत्पादन। फिफ्थ क्या है? डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्केल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब अब आप श्रम का विभाजन कर रहे हैं और उत्पादन का पैमाना। मतलब जैसे आप देखते होंगे, देखो
स्पेशलाइजेशन में आप जैसे देख सकते हो, आप में से कुछ बच्चे हैं वो इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे हैं वो मैथ्स पढ़ सकते हैं, आप में से कुछ बच्चे हैं जो एसएसटी पढ़ सकते हैं। अगर मैं उनको उन्हीं का काम कार्यभार सौंप दूं, मान लो, तो वो अच्छे से काम करेंगे, है ना, बहुत मन लगा के काम करेंगे और बहुत अच्छा प्रोडक्टिविटी देंगे, हमारे देश को बहुत अच्छा ग्रोथ देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को मैथ पढ़ाने को दे दूं और मैथ वाले का सिस्टम, क्या यहाँ पे काम सही होगा? आपको लगता है क्या यहाँ पे जो जो हमें वृद्धि मिलनी चाहिए थी, क्या वो मिलेगी? नहीं मिलेगी मैम, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं मिलेगी मैम, क्योंकि जो जिसका काम है, जो जिसमें बेहतर है, जो जिसमें बहुत ज्यादा होशियार है, अगर उसको वो काम सौंप दिया जाए, डिवीजन कर दिया जाए उस काम पर, स्पेशलाइजेशन का, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। पर अभी भी आपको पता है इन सब चीज, कितने लोग ऐसे हैं गाँव में, जैसे हम लोग वीडियोस वगैरह भी देख लेते हैं कभी कभी कहीं पे भी, ठीक है, मैं इंस्टाग्राम एंड ये फेसबुक यूज नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आज के टाइम का ये बहुत ज्यादा आपका डिस्ट्रैक्शन करता है, और मुझे लगता है कि शायद बच्चों को ये सब चलाना भी नहीं चाहिए, आप जैसे बच्चों को। अगर जो चलाते हैं वो उनका अपना चॉइस है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको पढ़ना है तो न्यूज पढ़ लो, ये सब कुछ पढ़ लो, अभी पढ़ लोगे ठीक है, अभी इन सब चीजों में आप करते रहते हो तो क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, राइट? टाइम क्या होता है, वेस्ट होता है पूरी तरीके से। तो इसीलिए कहते हैं, ठीक है, आर्थिक विकास की दर को बढ़ा, अब जैसे कई बच्चे होते हैं, मैंने बताया ना भी आपको, कई गूगल वगैरह पे कहीं भी आपको देखने को मिल जाता है, गाँव में कितने टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कितना टैलेंट होता है, अगर उनको हम वही काम देते तो हमारा देश हर चीज में परिपक्व हो सकता है। पर सरकार इतना नहीं अवेयर है ना, उसको होना ही नहीं अवेयर, क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो भी आर्थिक विकास की दर को बढ़ाएगा। एडम स्मिथ ने इसे बहुत महत्व दिया, आर्थिक विकास श्रम विभाग ने। एडम स्मिथ ने तो दिया था डिवीजन ऑफ लेबर, किसने दिया था? एडम स्मिथ, डिवीजन ऑफ लेबर। ये मैंने इसलिए लाइन यहाँ पे ऐड ऑन करी है, ये जो लिखी है ना मैंने यहाँ पे, एडम स्मिथ गिव इम्पोर्टेंट डिवीजन ऑफ लेबर, ये मैंने अलग से लाइन आपकी ऐड ऑन करी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखो। अब स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे कुछ, है ना, संरचनात्मक परिवर्तन, परिवर्तन इसमें लिखा है, संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है, ये गलत, इसको काट दो यहाँ पे, ये पता नहीं क्या आ गया। अर्थ है एक पारंपरिक कृषि समाज से एक समाज में संक्रमण, आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था जिसमें मौजूदा संस्थानों, सामाजिक दृष्टिकोणों का एक क्रांतिकारी परिवर्तन शामिल है। और मंशा इस तरह के संरचनात्मक परिवर्तनों से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, उच्च श्रम होता है और उत्पादकता और पूंजी का बढ़ा, नए संसाधनों का दोहन, प्रौद्योगिकियों में सुधार करता है। समझो, इसमें नई नई चीजों का संरचनात्मक हो रहा है, हम नई नई चीजों को ला रहे हैं, नए नए रोजगारों को हम लोग अवसर बढ़ाते हैं, उच्च श्रम ज्यादा होता है। तो मतलब स्ट्रक्चरल चेंजेस जो हो रहे हैं, अप्लाई द ट्रांजिशन फ्रॉम अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सोसाइटी टू अ मॉडर्न जो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होती है, इन्वॉल्विंग अ रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस, social attitudes and motivations. Such structural changes lead to increasing employment opportunity, higher labor productivity and the stock of capital, exploitation of new resources and improvement in technology. ठीक है, क्या करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है न्यू रिसोर्सेज का और इम्प्रूवमेंट करता है टेक्नोलॉजी में। अच्छा, अब तो इकोनॉमिक फैक्टर पढ़ रहे थे, अब पढ़ेंगे गैर आर्थिक कारक, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। अब देखो, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया, सोशल मोबिलिटी हो गई आपकी, एजुकेशन हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, कल्चरल वैल्यू हो गई, एटीट्यूड ऑफ द सोसाइटी, ये नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है, इसके बिना चल जाएगा, है ना। एजुकेशन, सोशल, कल्चरल, ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक। सामाजिक कारक, सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य और जो संस्थान होता है आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। रवैया शब्द का अर्थ है, एक सेकंड होल्ड, आप लोग रुको जरा, मैं भी आ रही हूँ। हाँ जी, क्या बताई थी मैं? सामाजिक दृष्टिकोण, मूल्य और संस्थान भी आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं। रवैया शब्द का अर्थ है
विश्वासों और मूल्य की समग्रता को जो मानव व्यवहार का कारण बनती है। शब्द मूल्य किसको संदर्भित करता है? विशेष उद्योगों के प्रति मानव व्यवहार की प्रेरणा को, है ना? मानव व्यवहार की प्रेरणा को ये लोग बताते हैं। सोशल एटीट्यूड, वैल्यूज, इंस्टीट्यूशन आल्सो इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रवैया, एटीट्यूड मीन्स द टोटलिटी बिलीफ एंड वैल्यू द कॉज ह्यूमन बिहेवियर टू व्हाट इट इज। मतलब कैसे आप बिहेव कर रहे हो ना, कैसे आप मानव का व्यवहार का कारण बताती है विश्वास और मूल्य। मूल्य किसको संदर्भित करता है? मानव के व्यवहार की प्रेरणा को। अब ह्यूमन फैक्टर आ गया, मानव कारक। ह्यूमन रिसोर्स हैव बीन एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है ह्यूमन फैक्टर। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज बट ऑन द एफिशिएंसी। उसकी एफिशिएंसी पे तो वो डिपेंड है, ठीक है, उसकी एफिशिएंसी पे तो वो डिपेंड है, पर किस पे डिपेंड नहीं है? उसकी ह्यूमन रिसोर्स के साइजेस पर वो डिपेंड नहीं है ग्रोथ। ठीक है, मानव संसाधन आधुनिक आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण कारक रहा है। आर्थिक विकास नहीं होता है मानव संसाधनों का जो आकार पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी दक्षता पर। ठीक है, कुजनेट के अनुसार, क्या बोला था कुजनेट? अकॉर्डिंग टू कुजनेट द पॉपुलेशन ऑफ इकोनॉमिक जो यूरोप की थी इतनी परसेंटेज बिटवीन इतने में करती है। ठीक है, 1950 से, और 44.33% की वृद्धि हुई है, जबकि शेष जो अपनी पूरी दुनिया की जनसंख्या है इस अवधि में 200% की वृद्धि हुई है। समझ गए? अकेला इसमें देख रहे हो यूरोप में इतनी परसेंटेज बढ़ी है, इतने के इतने बीच में, तो पॉपुलेशन रिमेनिंग वर्ल्ड इंक्रीज 200% ओवर द पीरियड। कितना ज्यादा पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है। एक सेकंड में पानी पी लेती हूँ। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स, political factors, social and psychological factors, education, urbanization. Okay, according to Solomon Fabricant, the increase in the total national product of the United States through किसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग फिजिकल कैपिटल बिटवीन 1889 एंड 1957 बिटवीन की बात हो रहा है, इक्वल द इंक्रीज थ्रू हायर लेबर प्रोडक्टिविटी होती है, इसमें हायर लेबर प्रोडक्टिविटी। सोलोमन फेब्रिकेंट के अनुसार कंपनी के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इतने से इतने बीच में भौतिक पूंजी में वृद्धि के माध्यम से वृद्धि के बराबर वृद्धि की उच्च श्रम उत्पादकता में इतनी मतलब इतने बीच में इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई है। थर्ड आ जाता है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। राजनीतिक और प्रशासनिक कारणों ने भी आधुनिक आर्थिक विकास में मदद की। किसका आर्थिक विकास? ब्रिटेन, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फ्रांस अपनी राजनीतिक स्थिरता और मजबूत के कारण रहे हैं। ठीक है, 19वीं शताब्दी के बाद से प्रशासन, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स आल्सो हेल्प्ड इन मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ब्रिटेन की जो होती है, जर्मन एंड यूनाइटेड स्टेट, जापान एंड फ्रांस हैज बीन ड्यू टू देयर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन सिंस द 19th सेंचुरी। ठीक है, वीक, अब इसमें वीक की बात कर रहा है, मतलब कमजोर प्रशासनिक और राजनीतिक की बात हो रही है, तो आर्थिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी बाधा होगी। अगर मान लो हमारा प्रशासन कमजोर है, राजनीतिक संरचना नहीं है सही, तो इट्स मीन हमारी हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है, क्या वो पूरी तरीके से अच्छे से हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, है ना। इसीलिए आर्थिक विकास के लिए एक मजबूत, कुशल और भ्रष्ट प्रशासन आवश्यक है। प्रोफेसर लुइस ने ठीक ही कहा है, सरकार का व्यवहार उत्तेजक या उत्तेजक में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आर्थिक गतिविधियों को हतोत्साहित करना, शांति, स्थिरता, कानूनी सुरक्षा को प्रोत्साहित। अब ये बताओ, हमारा अगर प्रशासन कमजोर होगा, है ना, प्रशासन कमजोर होगा तो रूल्स रेगुलेशंस अच्छे तो नहीं होंगे। आपको लगता है अच्छे होंगे? लोग कुछ भी कर रहे हैं, किसी को कुछ भी कह रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई मतलब पीसफुल, कोई बात नहीं, कुछ भी। एक एक कहते हैं आप सौम्य ढंग से होना, एक जो काम आपके फ्लोएंट तरीके से होना चाहिए, एक हिसाब से होना चाहिए, कानूनी जो चीज़ें होती हैं उसको बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो क्या ये हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, जब है ही नहीं, जब उसमें कमज़ोर है प्रशासन, तो ये सब चीज़ें तो नहीं हो सकती ना अच्छे से। मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, प्रोफेसर सिमन जो है कुजनेट अपनी नोबल मेमोरियल लेक्चर डिफाइंड इकोनॉमिक ग्रोथ एज अ लॉन्ग टर्म राइज इन कैपेसिटी टू सप्लाई इंक्रीजली diverse economic goods to its population. This growing capacity is based on advancing technology and the institutional and ideological adjustment that its demand.
साइमन कुजनेट ने अपने नोबेल मेमोरियल व्याख्यान में आर्थिक विकास को दीर्घकालिक वृद्धि के रूप में परिभाषित किया है। अपनी आबादी को तेजी से विविध आर्थिक वस्तुओं की आपूर्ति करने की क्षमता ही है बड़ी क्षमता पर आधारित। प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने और संस्थागत और वैचारिक समायोजन की मांग करता है। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल प्रोडक्ट एंड पॉपुलेशन, प्रति व्यक्ति उत्पाद की वृद्धि या उच्च दर की वृद्धि। देखो ना इसमें कैसे स्लाइड हो जाती है, एक एक चीज इतने ध्यान से करो तब। एक सेकंड रुको, चलो डन। हाँ जी। आधुनिक आर्थिक विकास, जैसे कि हाल ही के दिनों में आप देख सकते हैं विकसित देशों से अनुभव से पता चलता है ना। अब जैसे विकसित हो चुके हैं जो देश, उनसे अब जो अनुभव प्राप्त कर रहे हैं उससे हमें पता चल रहा है ना ये मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है इसकी। मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ एज रिवील्ड किसको करता है, बाय द एक्सपीरियंस ऑफ द डेवलप्ड कंट्री सिंस द लेट, अगर देखा जाए 18वीं और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रति व्यक्ति उत्पाद में वृद्धि की उच्च दर की विशेषता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, कैरेक्टराइज अगर करा जाए इसको, तो हाई रेट के साथ इंक्रीज पर कैपिटल प्रोडक्ट दोनों को देखा जाएगा और अकम्पनीड किसके साथ कर दिया जाएगा, सब्सटैंशियल रेट के साथ, ग्रोथ के साथ। ठीक, जनसंख्या वृद्धि की पर्याप्त दर के साथ, वृद्धि की अत्यधिक उच्च दर कम से कम हो। The extremely high rate of increase are at least 5 times as high for population and at least 10 times। ठीक है। एंड हाई ऑफ प्रोडक्शन इज एब्जॉर्बेबल, जो आपका जो ऑब्जर्व करेंगे ना, ऑब्जर्व करने के जो लायक हो जाते हैं पास्ट में, तो उनको देखा जाता है। जनसंख्या के लिए 5 गुना अधिक और उत्पादन के लिए कम से कम 10 गुना अधिक। समझ गए, जनसंख्या के लिए 5 गुना अधिक और उत्पादन के लिए कम से कम 10 गुना अधिक, जैसा कि अतीत में देखा जा सकता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि प्राप्त कर के साथ ये सब चीजें इसमें काउंटेबल होती हैं। प्रोफेसर कुजनेट क्या दिखाना चाहते थे, हैज शोन द रेट ऑफ पॉपुलेशन 13 कंट्रीज में एक्सक्लूड कर दी गई। फ्रांस हैव बीन मॉडर्न टाइम्स एंड देन प्री मॉडर्न टाइम्स, दोनों में आया वो। और जो लिविंग फ्रांस विद पॉपुलेशन इंक्रीज 2.5% पर डिकेड, सोचो आप। और रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रो 6 to 7, यूके में, स्वीडन इटली में 8%, स्विट्जरलैंड नॉर्वे एंड 8-10 इसमें डेनमार्क में, जर्मनी में कितना ज्यादा पॉपुलेशन का दिखाया गया है, वृद्धि दर कितनी ज्यादा दिखाई गई है। देख रहे हो, कुछ नेट ने दिखाया है कि फ्रांस को छोड़कर 13 देशों की जनसंख्या वृद्धि की दर पूर्व आधुनिक समय की तुलना में आधुनिक समय में उच्च था। तो कितनी कितनी थी, इसको डाटा को याद रखना। इसको ये रहा, द राइज इन प्रोडक्टिविटी। Modern economic growth is characterized by a rise in the rate of per capita product due primarily to improvements in the quality of input, which led to greater efficiency or rise in productivity per unit of input. This is traceable either to an increase in input of resource of labor and capital or to an increase in efficiency और to आधुनिक आर्थिक विकास मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति उत्पाद की दर में वृद्धि की विशेषता होती है। ठीक है, मतलब कैसे कैसे प्रोडक्टिविटी में बढ़ावट हो रही है, कैसे बढ़ रहा है ना, कैसे हम लोग कैसे। अब देखो इनपुट आप कितना डाल रहे हो, है ना, मतलब आप जब इनपुट डाल रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिलता है। मान लो जैसे दिस इज अ ट्रेसेबल आइडर टू एन इंक्रीज इन इनपुट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ लेबर एंड कैपिटल, और आप इंक्रीज करते हो एफिशिएंसी, दोनों में होगा ना फिर, या तो श्रम में या पूंजी के संसाधनों के इनपुट में वृद्धि होगी या दक्षता में वृद्धि होगी। समझ में आया, या दोनों के लिए पता लगाया जा सकता है। अब आप जैसे जैसे अच्छा निवेश करोगे उसी अकॉर्डिंग आपको पता है आपका आउटपुट मिलेगा ना। सॉरी सॉरी, गॉड ब्लेस मी। ये क्या आ गया, एक सेकंड रुकना, ये क्या आ गया। अब देखो ये सारा वो है, हाई रेट ऑफ स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, आधुनिक आर्थिक विकास में संरचनात्मक परिवर्तन में किसी गैर किसी। चलो इसको मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, मैंने बोला ना अभी मेरा कोई गेस्ट आने वाला है तो मैं स्टडी आपकी कैरी ऑन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इसको मैं अब आपको कल पढ़ाऊंगी। ओके, क्या हो गया। अरे मैं क्या बोलूं बेटा, मैं तो कुछ
मुझे इसका कुछ समझ में नहीं आता बेटा, नो कमेंट्स। मैं इसके लिए कमेंट करना भी जरूरी नहीं समझती, मैं तो सही बताऊँ। सब आएगा, सब करो, सब अच्छा करो, जितने आप बातें पूछोगे उतना एक दूसरे के अलग अलग फीडबैक मिलेंगे। तैयारी करो, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। ये एग्जाम्स वगैरह का भी थोड़ा सा इसको लेट गो करो कि कब फॉर्म देगा, सब दे देगा वो, एक हफ्ते में सब करवा देगा। आप लोगों को भी पता है अच्छे से, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसका कोई भरोसा तो नहीं है। अपनी बस पढ़ाई पे ध्यान दो, बस पढ़ाई अच्छे से कर लो, ठीक है। अरे इस वीक में आए, कल आए, परसों आए, मुझे अब इस पे कोई नो कमेंट्स, मेरे को कुछ कहना नहीं है। जो हो ठीक है, अच्छे से करो, एग्जाम्स वगैरह देते रहो, ठीक है। अपना पढ़ाई करो अच्छे से, देखा जाएगा। फॉर्म का क्या है, फॉर्म तो एक दिन में भर दोगे। एक दिन जाना अपना, जिस दिन फॉर्म आए तुरंत भर के आ जाना, कोई टाइम वेस्ट तो होना नहीं है इसमें, ठीक है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। अपना ध्यान रखिए, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, छोटों को प्यार दीजिए और एक अच्छे इंसान बनिए। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, अपना ध्यान रखना, ठीक है आप सब। ओके, बाय बाय, वेलकम एवरीवन, बाय बाय।